अभी काफी टाइम से क्लासेस तो हो नहीं रही है क्योंकि कोरोना ये जो आसपास की कंडीशंस चल रही है, तो हमारी क्लासेस बंद थी। तो अभी सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। और तुम लोग तो पढ़ना चाहते हो, लग तो रहा है पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज। वैसे भी 9th थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि अभी तक 8th में थे, मस्ती करते करते टाइम ले लिया, ठीक है। 9th को हल्के हाथ में मत लेना। अभी से जो वीडियोस आएंगे मेरे, उनको ध्यान से देखना, पढ़ाई स्टार्ट कर देना। और एक बात हमेशा याद रखना, रेफरेंस बुक की इतनी जरूरत नहीं है तुम लोग के पास जो एनसीईआरटी है। अभी तक तो भूजो पहेली मिलता था तुम लोग को एनसीईआरटी में, लेकिन अब जो एनसीईआरटी है ना, उसमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी के बारे में ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के टॉपिक्स जो है वही उठाएंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है इसमें। और अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। और कोर्स की टेंशन मत लेना, कोर्स मैं पूरा करवाऊंगी। और जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब तो हम रेगुलर पढ़ने लगेंगे, लेकिन अभी जो है ना वो तो हमें पढ़ना ही है ये टॉपिक्स, ठीक है। तो जैसे 9th में था कोई पार्टीशन नहीं था साइंस में, लेकिन अब 8th में था कोई पार्टीशन नहीं था। अब 9th में क्या है, साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला पार्ट जो होगा केमिस्ट्री होगा, फिर फिजिक्स होगा, फिर बायोलॉजी होगा। तो मेनली बच्चों को क्या होता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स में कम इंटरेस्ट आता है, बायो में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। 10th या 9th चैप्टर था तुम लोग का 8th क्लास में, उसी को अब थोड़ा बड़े फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी का एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, सेल, ठीक है। तो ये सेल क्या होता है, सेल जो होता है ना, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। इतना सा होता है सेल। इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स भी बताऊंगी, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। तो अभी हम सेल पढ़ते हैं। सेल होती क्या है, सेल ना सबसे छोटी आइडेंटिटी होती है हमारी बॉडी। इन सेल्स के मिलने से ही हमारी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। तो ये जो होती है सेल हमारा स्ट्रक्चर बनाती है। स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, जैसे कि हम लोग के हैंड्स है, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे सेल्स रहेंगे, वो सेल एक साथ मिले होंगे, क्योंकि एक साथ मिलने की वजह से हमारी पूरी बॉडी बनी, ठीक है। तो सेल जो है ना हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। उसके साथ फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, प्लांट में हमने 7th क्लास में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा, तो उसमें सेल्स होते हैं। ये सेल ही जो है ना, ये सेल रिस्पॉन्सिबल है पूरे के पूरे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, प्रोसेसेस, पूरी जितनी भी फंक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे हैं ना, सब सेल करवाते हैं। इसलिए हम लोग सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। मतलब जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए, कि ये सेल हमारी बॉडी बनाएगा, साथ साथ सारे फंक्शंस करेगा, ठीक है। तो अभी एक बात समझो, अमीबा जो होता है इसकी कोई शेप नहीं होती है, लेकिन जो भी इसके पास शेप है उसको किसने डिसाइड कर रखा है, उसकी जो शेप है उसको डिसाइड कर रखा है इसी सेल ने। ये सिंगल सेल है, इसके पास सिर्फ एक सेल होती है, उसी के ऊपर ये अपनी जिंदगी बिताती है। तो सिंगल सेल होने की वजह से क्या है कि इसकी एक तो इसका स्ट्रक्चर बनाती है, दूसरा इसके में जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जितने भी ऐसे फंक्शंस चल रहे हैं, उन सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये अमीबा ही कर रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, सेल जो है ना हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है, हमारी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसे ऐसा कहते हैं। अब क्या है, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। पहले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे टाइप के होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये 2 टाइप में होते हैं। पहला जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और दूसरा होता है वो होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, वो सिंगल सेल से मिलकर बने। और मल्टी सेलुलर क्या है, वो मोर देन वन सेल से, ठीक है। मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है, तो उसे आप क्या कहेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। वो कौन से होते हैं, लास्ट ईयर पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब हमने पढ़ा था तो उसमें थे बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे हम ह्यूमंस, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स,
अलावा फिर हम अब पढ़ेंगे कि ये जो सेल्स है ये कितने टाइप के होते हैं। ये जो सेल होते हैं ना, सेल दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं कि जो बहुत पुराने थे और यूकैरियोटिक भी नए सेल्स। इनका मतलब क्या है? प्रो का मतलब होता है ओल्ड और कैरियोट का मतलब होता है सेल। ठीक है, ये वो ओल्ड सेल्स है। जब ना अर्थ बनी थी, हम लोग की एक थ्योरी है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, कभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी थी ना, तो वो बताती है कि जब अर्थ बनी और अर्थ पे लाइफ मतलब जिंदा चीजें आनी स्टार्ट हुई, तो उन जिंदा चीजों में सबसे पहले यही सेल्स आते हैं। तो ये सेल्स क्या होते हैं? इनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस एक कवरिंग होती है। जैसे मान लो कि एक गोला है, गोले के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उसमें सारे सेल्स फंक्शन कर रहे हैं, बस इतना ही था इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल। इसलिए इन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब वो सेल्स जो ओल्ड है, बहुत पुराने हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जो काफी नई सेल्स है। ये सेल्स ना इनसे डेवलप होकर बनी है। ये पुरानी थी, फिर काफी टाइम बाद जब ये डेवलप होना स्टार्ट हुई, इसने अपनी बॉडी में कुछ नई नई चीजें लाना स्टार्ट की, तो उस डेवलपमेंट के बाद जाके जो नई सेल बनी उसका नाम था यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अर्थ बनी, अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुई। कहते हैं ना लाइफ सबसे पहले पानी में आई थी, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल पानी में बने। पानी में बनने के बाद क्या हुआ? पानी में बनने का क्या हुआ कि उसमें से नई सेल बनी। किसी भी डेवलपमेंट के बाद ये वाली सेल बनी, इसलिए इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। यू का मतलब होता है न्यू और कैरियोट का मतलब होता है सेल। तो ये जो न्यू सेल्स होती है ना, इसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स ही कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। इनके बारे में थोड़ा और काफी सारे डिटेल्स में हमें पढ़ना है आगे जाके। ये तो जो यूकैरियोटिक सेल है, ये तो पूरी सेल चैप्टर का सेल चैप्टर की बेस है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो जब सेल है ना, उसको 3 स्टेप्स में हमें पढ़ना है। पहला जो हम स्टेप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेम्ब्रेन। ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी है उसके अंदर। उसकी जो ये सेल है, ये हमारी सेल है। ठीक है, इसकी ये एक आउटर कवरिंग है, तो इस कवरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी टाइप की होती है, किस चीज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो क्या किसमें आ जाएगा? मेम्ब्रेन में आ जाएगा। दूसरा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी का जो ब्रेन है, ब्रेन पूरा कंट्रोल कर रहा है, वैसे जो सेल होता है ना, सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे हम लोग अपनी बॉडी में कहते हैं ना, ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर हमारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में ब्रेन, स्टमक, लिवर, लंग्स, ये सारी चीजें आती है। तो वैसे ही क्या है, जो सेल है ना, सेल के अंदर में वो छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट है जो उसके अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो उन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब इन सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, प्लास्टिड होती है, और प्लास्टिड है। फिर ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, गोल्गी बॉडीज है। किन किन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया, कब किया, कैसे ये फंक्शन कर रही है, क्या इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये पूरी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है ये तो टाइप्स ऑफ सेल समझ आ गई होगी क्या होती है, फिर हम सेल में कैसे कैसे पढ़ेंगे ये भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक सेपरेटली हर एक सेल का फंक्शन पढ़ेंगे कि वो किस किस से बनी हुई है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, वो पूरा। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी और अलग अलग डिस्कवरीज की। तो पता ही है रॉबर्ट हुक के बारे में, उसने कहाँ से सेल क्या थी, उसने कैसे डिस्कवर किया। तो सबसे पहले ना जिस साइंटिस्ट ने सेल डिस्कवर की थी वो थी डेड सेल। डेड सेल डिस्कवर की थी, लिविंग सेल नहीं थी, डेड सेल थी। इसने क्या किया था, जो ट्री की बार्क थी, उसका जो कॉर्क था, उस कॉर्क से ये सेल निकाली थी। कब निकाली थी? 1665 में। 1665 में जो कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। इन रॉबर्ट हुक ने ट्री
बार के कॉर्ड से ये सेल एक्सट्रैक्ट की थी, और वो कब की थी? 1665 में ये सेल एक्सट्रैक्ट की थी। तो यहीं पे फेमस क्वेश्चन बनता है कि सेल क्या होती है और इसे किसने कब डिस्कवर किया। तो अभी तो इतना काफी है, फिर हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सेल के बारे में पढ़ा, सेल को किसने डिस्कवर किया था, कैसे किया था, कहाँ से किया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कहाँ से? ट्री की बार्क के कॉर्ड में कौन सी सेल डिस्कवर की थी? डेड सेल डिस्कवर की। तो डेड सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन डेड सेल, वैसे वो नॉर्मली पूछते हैं कि फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर किसने की। तो फर्स्ट टाइम के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम सेल इसने डिस्कवर की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुई? फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? जो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल जिसने डिस्कवर की थी उसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। बहुत बड़े बड़े एजुकेटिव नाम होते हैं। तो ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर की थी। ठीक है, लिविंग सेल की डिस्कवरी का जो कहेंगे हम लोग श्रेय किसको जाता है? वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। उसके अलावा क्या हुआ? ये सारी डिस्कवरीज थी। फिर इसके बाद क्या आती है? सेल थ्योरीज आती है। सेल थ्योरीज आती है। सेल थ्योरीज में पहली सेल थ्योरी जो आती है वो आती है ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला। ये जो है ना, ये लैटिन जर्मन भाषा है। जर्मन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उनका नाम था वर्च्यू। वर्च्यू ने इसके बारे में बताया था। ओमनी सेलुलर का मतलब है कि जो नई सेल्स होती है ना, वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिस्कवर होती है। ठीक है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। जैसे हम मरते हैं तब जाके नई जनरेशन आती है ना, हमसे ही हम एग्जिस्ट कर रहे थे, हमसे जैसे पेरेंट्स बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से कुछ नया आ रहा है, तो वैसे ही क्या होता है? सेल्स भी होते हैं ना, पुरानी सेल से आती है। एक जो जब पुरानी सेल है उससे नई सेल ओरिजिनेट करेगी, उसी को हम कहते हैं ओमनी सेलुलर ए सेलुलर। मतलब क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल डेवलप होती है, बनती है या आती है। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी थी जिसको किसने दी थी? वर्च्यू ने दी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ना अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं और उनके साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन जो थे ना, उन्होंने ही क्या डिस्कवर किया था? सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। वो कब किया था? 1909 में डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके अलावा फिर काफी सारी डिस्कवरीज और हुई इसके अंदर, जैसे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी बताऊंगी क्या होती है, बस अभी इतना समझ लो। गोल्गी बॉडी उसी साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ी थी। तो गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी। और भी चीजें जब हम सेल ऑर्गेनेल्स सेपरेटली पढ़ेंगे ना अलग अलग, तब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली हमें तब पता होना चाहिए रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर की थी ट्री की बार्क से। उसके बाद उस डेड सेल, उसके बाद लिविंग सेल को जो डिस्कवर किया एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। फिर सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी दी थी वर्च्यू ने दी थी। वर्च्यू ने कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, काफी लेट डिस्कवरी हुई थी। उसके अलावा उसके बाद क्या डिस्कवर हुआ? उसके बाद डिस्कवर हुआ गोल्गी बॉडीज। ठीक है, तो ये है हमारा सेल का एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब सेल्स जो थी ना, सेल बनी कैसे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जो सेल की कुछ थ्योरीज है कि सेल का बनने का प्रोसेस कैसे रहा, तो फर्स्ट टाइम सेल बनी कैसी, इसका आई कैसे। तो जो फर्स्ट टाइम सेल थी ना, वो बनी थी जैसे बिग बैंग हो गया था, अर्थ बन गई थी। अर्थ बन गया, अर्थ ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद फर्स्ट टाइम सेल बनना स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ कि पहले ना सेल की एक लेयरिंग बननी जरूरी थी ताकि उसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग किया जाए। तो पहले जो लेयरिंग बननी स्टार्ट हुई तो वो ये थी, एक लेयर बनी जिसे जो क्या थी? मेम्ब्रेन थी।
जब ये मेम्ब्रेन बनी इसके बाद फिर इसके अंदर चीजें बननी स्टार्ट हुई, तो इसमें एक इसको सेल को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ चाहिए था। वो कंट्रोल मटेरियल को क्या बोला गया, उस कंट्रोल मटेरियल को बोला गया जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल था ना, तो पहले इस कंट्रोल मटेरियल का पहले जेनेटिक मटेरियल जो था वो प्रोटीन था, लेकिन ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग को बदल लेते हैं, चेंज करते रहते हैं, और इन्हीं के चेंज होने की वजह से क्या हुआ, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। नेचर ने इसको माना ही नहीं, ये नहीं माना कि ये किसी सेल को सर्वाइव करवा पाएगी या उसको जिंदा रख पाएगी, तो ये रिजेक्ट हो गई। इसके रिजेक्शन के बाद एक और आया, उसका नाम था राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे हम लोग आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, अब ये भी अनस्टेबल था, ढीला ढीला था। क्या होता था कि ये भी खुद को बदल लेता था। ये तो जैसे ठंड में अलग प्रोटीन हो जाएंगे, गर्मियों में अलग प्रोटीन हो जाएंगे, बरसात होगी तो अलग हो जाएंगे, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे प्रोटीन्स बदलते रहते हैं। जैसे मान लो ठंडियों में हमें ठंड लगती है, उसका रीजन वैसे तो वो हीट ट्रांसफर का रीजन होता है, लेकिन हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स जिसे हम कहते हैं, तो वो प्रोटीन से तो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठंडियों में ऐसी कंडीशन हुई तो उन्हें पता चला कि प्रोटीन की सिंथेसिस इस तरह से जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आया वो आया राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये भी खुद को बदल लेता, ये अनस्टेबल था। अनस्टेबल मतलब कि कुछ भी कंडीशन में बदल लेता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर था उसमें एक ऑक्सीजन था, वो खुद को बदलने की कैटेगरी रखता था। ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, इसका भी रिजेक्शन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो आया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं डीएनए। यही है हमारी पूरी सेल को कंट्रोल जो कर रहा है। ठीक है, तो ये डीएनए आया, ये स्टेबल है। अब इसी की वजह से तो इतने हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग डेवलप हो चुके हैं, बिकॉज अच्छा खासा ब्रेन है जो खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं ह्यूमंस। तो क्या हुआ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बना। ठीक है, ये स्टेबल था। अब इसे डीऑक्सी नाम क्यों दिया गया, जब राइबोन्यूक्लिक एसिड था ना, इसके स्ट्रक्चर में से एक ऑर्गेनिज्म को भगा दिया, बाहर निकाल दिया। जब इसके स्ट्रक्चर से एक ऑर्गेनिज्म कम हो गया तो वो बाहर निकल गया, मतलब डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना। जब ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो उसी को क्या नाम दिया गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सेल का ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, ये तो उसकी जेनेटिक मटेरियल थी। इसके अलावा फिर धीरे धीरे और चीजें डेवलप हुई, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आया, प्लास्टिड आया, फिर ऐसे ऐसे करके सेल पूरी अच्छी खासी सेल बन गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, हमने पढ़ा है सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे डिस्कवर हुई, क्या क्या साइंटिस्ट ने उसके बारे में हमें बातें बता रखी है। उसके अलावा सेल फर्स्ट टाइम अर्थ पर कैसे आई। तो इतना काफी है अभी। बाकी हम फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हम सेल को 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे। पहला वही मेम्ब्रेन वाला, दूसरा न्यूक्लियस पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, फिर हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। सेल डिवीजन में क्या आएगा, सेल डिवाइड करने के तरीके और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। इतना ही छोटा सा चैप्टर है, तो मैं कोर्स तुम लोग को अच्छे से पूरा करा दूंगी, थोड़े थोड़े वीडियोस में सब हो जाएगा।